जय हिंद दोस्तों, मैं सागर आप सभी का स्वागत करता हूं एसएसटी टीचिंग अड्डा 24/7 के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। अगर आप बीपीएससी पीटी का तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर्स सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम पास किए। और आज का हमारा जो पहला सवाल है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री किए स्टारमर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो याद रखिएगा, यह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने अपने पद से क्या कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। तो आपको नाम याद रखना है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का, किए स्टारमर। क्या नाम है? किए स्टारमर। चलिए इस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानते हैं। यहां देखिए, किए स्टारमर लेबर पार्टी से संबंधित है। अगर पूछे कि यह किस पार्टी से संबंधित है तो किए स्टारमर लेबर पार्टी से संबंधित हैं और वर्ष 2024 के चुनावों में ऐतिहासिक बहुमत होने के बावजूद उन्होंने पार्टी के आंतरिक कलह और दबाव के कारण इस्तीफा दे दिया है। आपको याद रखना है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जिन्होंने इस्तीफा दे दिया उनका नाम है किए स्टारमर। यह किस पार्टी से थे? तो लेबर पार्टी से थे और इनको 2024 के चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत मिला था। इसके बावजूद पार्टी के आंतरिक कलह के वजह और दबाव के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स थर्ड को सौंपा है। तो आपको याद रखना है कि इस समय ब्रिटेन के राजा कौन है? तो किंग चार्ल्स थर्ड हैं। तो ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स थर्ड का नाम आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का जो आधिकारिक निवास स्थान होता है उसको 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहलाता है। तो याद रखिएगा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के जो आधिकारिक निवास स्थान है उसको क्या नाम दिया गया है? 10 डाउनिंग स्ट्रीट। याद रखिएगा, 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटेन के आधिकारिक निवास स्थान होता है। किसका? प्राइम मिनिस्टर का। इस बात को ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें कि ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है तो लंदन है, जो प्रसिद्ध किस नदी पे है? थेम्स नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी आपको स्टैटिक पॉइंट ऑफ से याद रखना है कि ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? लंदन है। और यह लंदन किस नदी के किनारे है? तो टेम्स नदी के किनारे है। इस बात को याद रखना। किस नदी के किनारे? थेम्स रिवर के किनारे है लंदन। चलिए आगे चलते हैं। वहीं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हाल ही में भारत की 28वीं नवरत्न कंपनी का स्टेटस किसे प्राप्त हुआ है? बोल रहा है कि इंडिया का 28 नवरत्न कंपनी कौन बना है प्रेजेंट टाइम में? तो पहले तो यही याद रखिएगा कि नवरत्न कंपनियों की संख्या अब कितनी हो गई है? 28 हो गई है। और 28वां नवरत्न कंपनी कौन बना है? तो याद रखिएगा CPCL। क्या है? CPCL मतलब चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसका नाम याद रखिएगा। यह भारत के 28वें नंबर का नवरत्न कंपनी का दर्जा इसको मिला है, CPCL को, यानी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को। ध्यान रखिएगा। चलिए इससे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट को देखते हैं। यहाँ की पॉइंट देखिए, CPCL इसका स्थापना 1965 मद्रास पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के रूप में हुआ। तो पहला पॉइंट कि CPCL जो 28वें नंबर का नवरत्न कंपनी है, 28वें नंबर का नवरत्न कंपनी है, इसका स्थापना 1965 में हुआ था और इसका क्या नाम है? मद्रास पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के रूप में। इस बात को याद रखिएगा। अब यह स्टेटस वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज द्वारा दिया जाता है। तो यह जो नवरत्न कंपनी का जो दर्जा है, नवरत्न कंपनी का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज के द्वारा। तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज के द्वारा यह स्टेटस दिया जाता है नवरत्न वाला। अब इसका फायदा क्या है? देखिए, नवरत्न स्टेटस मिलने के बाद यह कंपनी सरकार की मंजूरी के बिना 1000 करोड़ या अपने नेटवर्थ का 15% तक कहीं भी स्वतंत्र रूप से निवेश कर सकती है। मतलब अगर पूछे कि कोई कंपनी नवरत्न बन जाती है तो उसको क्या फायदा होगा? तो नवरत्न कंपनी का स्टेटस मिलने के बाद कंपनी सरकार के मंजूरी के बिना 1000 करोड़ रुपया या अपनी नेटवर्थ का 15% तक कहीं भी स्वतंत्र रूप से इन्वेस्ट कर सकती है, निवेश कर सकती है। इस बात को ध्यान रखिए। इन्वेस्ट 1000 करोड़ से ज़्यादा या 15% ऑफ इट्स
वर्थ एनीवेयर विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल का। यह फायदा होता है नवरत्न कंपनियों को। चलिए अगर हम बात करें इससे पहले, अब ये 28वें नंबर का है, तो इससे पहले जो 27वां नवरत्न कंपनी है उसका नाम था नुमालीगढ़ रिफाइनरी। नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो कि असम में है। तो ये भी याद रखना 27वें नंबर का नवरत्न कंपनी कौन है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी। और नुमालीगढ़ रिफाइनरी कहाँ है? असम में है। इतना सारा बात आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम के एफआईएच महिला नेशंस कप 2026 का किताब कहाँ या किसने जीता है? किसने जीता है? तो बताइए कि हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम एफआईएच महिला नेशंस कप 2026 का खिताब कौन जीता है? तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड। कौन? न्यूजीलैंड का नाम आपको ध्यान रखना है। कौन जीता है? न्यूजीलैंड जीता है। आगे चलते हैं, इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। विजेता अगर हम बात करें कि नहीं, यहाँ जो यह सवाल है कि कहाँ पे हुआ है, कौन जीता नहीं है, कहाँ पे हुआ है, तो यह हुआ था कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। कहाँ हुआ है? तो न्यूजीलैंड में यह प्रतियोगिता हुआ है। लेकिन इसको जीता कौन है? तो इसको जीता है, देखिए यहाँ देख लेते हैं, भारत। यह भारत का दूसरा खिताब है और पहली बार भारत ने वर्ष 2022 में इसे जीता था। उप विजेता कौन है? न्यूजीलैंड। भारत ने फाइनल मुकाबले में मेजबानी देश न्यूजीलैंड को 2-0 से हराया है। मतलब कि यह मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड में था, भारत और न्यूजीलैंड में था, और भारत ने यह मुकाबला जीत गया है और न्यूजीलैंड यह मुकाबला हार गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम लोग बात करें तो दोहा डायमंड लीग के बारे में, तो दोहा डायमंड लीग 2026, इस लीग में भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा चौथे स्थान पर रहे हैं और इसमें शीर्ष स्थान श्रीलंका के रमेश पथराने ने हासिल किया है। तो याद रखिएगा कि जो डायमंड लीग है, दोहा डायमंड लीग 2026, इसमें रमेश पथराने ने शीर्ष स्थान हासिल किया और रमेश पथराने कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं। वहीं नीरज चोपड़ा को चौथा स्थान मिला है दोहा डायमंड लीग में। इस बात को ध्यान रखिएगा। स्टैटिक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो याद रखिएगा कि न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? तो वेलिंगटन। आपको ध्यान रखना है कि न्यूजीलैंड का राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड का राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन है। चलिए यहाँ देखिए, हाल ही में उल्लास इनिशिएटिव के तहत देश का पूर्णतः साक्षर छठा राज्य कौन बना है? तो उल्लास पहल के तहत देश का पूर्णतः जो छठा राज्य कौन बना है? तो आपको याद रखना है उत्तराखंड का नाम। उत्तराखंड जो है यह देश का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य बना है। किस योजना के तहत? उल्लास पहल के तहत। चलिए अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। उल्लास इसका उद्देश्य 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के उन लोगों को साक्षर बनाना है जो स्कूल नहीं जा सके। बोल रहा है कि उल्लास योजना के तहत 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के उन लोगों को साक्षर बनाना है जो स्कूल नहीं जा सके, और जब इस आयु वर्ग के 95% से अधिक लोग साक्षर हो जाते हैं तो उसे पूर्ण साक्षर माना जाता है। याद रखिएगा उल्लास योजना क्या है? अगर कोई व्यक्ति का उम्र 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के है और उन लोगों ने कभी स्कूल नहीं गया किसी कारण से, और अब इस आयु वर्ग के लोग 15 से लेकर के उससे अधिक उम्र के लोग अगर 95% से अधिक लोग साक्षर हो जाते हैं तो हम बोलते हैं को पूर्ण साक्षर माना जाता है। इस बात को याद रखिएगा। तो 15 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को अगर 95% जनसंख्या को अगर हम साक्षर कर दिए तो हम बोलते हैं कि पूर्ण साक्षर हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। इस उत्तराखंड से पहले यह कारनामा करने वाले 5 राज्य मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, और छठा कौन हो गया? छठा आपका हो गया उत्तराखंड। और उससे पहले 5 राज्य मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम आपको ध्यान रखना है। इतना सारा राज्य का नाम याद रखना है और उत्तराखंड छठे नंबर पे पूर्ण साक्षर बना है उल्लास योजना के तहत। और उल्लास योजना के तहत पहला राज्य कौन था जो पूर्ण साक्षर बना था? मिजोरम। चलिए आगे चलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख एकमात्र ऐसा यूटी है जो उल्लास प्रोग्राम के तहत पूर्ण साक्षर बना है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश का बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में
जो लद्दाख है, लद्दाख एकमात्र ऐसा यूनिट टेरिटरी है जो उल्लास प्रोग्राम के तहत पूर्ण साक्षर हुआ है, तो याद रखिएगा। यूटी पूछे तो कौन हो जाएगा, आपको लद्दाख का नाम आपको याद रखना है यूटी के तहत। अदरवाइज उत्तराखंड छठा बना है और इससे पहले मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। उत्तराखंड से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। यहाँ देखिए, उत्तराखंड का जो स्थापना हुआ 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर 27वें राज्य के रूप में हुआ था। तो उत्तराखंड का स्थापना कब हुआ है, 9 नवंबर 2000, याद रखिएगा 9 नवंबर 2000, और 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड बना था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर हम आगे बात करें कि उत्तराखंड का प्रसिद्ध उत्सव रमन्ना यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल है। तो अगर कभी पूछा जाए कि उत्तराखंड का प्रसिद्ध उत्सव का नाम बताइए जो सांस्कृतिक धरोहर सूची में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल है, तो रमन्ना का नाम आपको याद रखना है। रमन्ना जो है उत्तराखंड के यूनेस्को में शामिल है, एक त्यौहार है, एक उत्सव है जिसका नाम जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। रमन्ना, रमन्ना कहाँ का है, उत्तराखंड का है। चलिए आगे चलते हैं। समान नागरिक संहिता यानी क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड का अगर बात हो रहा है तो देखिए, इसे लागू या पास करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। इसके बाद गुजरात और असम ने भी इसे पास किया है। मतलब कि कहने का मतलब कि समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यह लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, उत्तराखंड है। इसके बाद गुजरात और असम ने भी इसे पास किया है लेकिन अभी लागू नहीं किया है, लेकिन उत्तराखंड पहला राज्य है जो लागू कर दिया है। लेकिन शुरू से ही कौन है जो यूसीसी लागू है जहां, वो गोवा, आपको ध्यान रखना है, गोवा। लेकिन अब आज़ादी के बाद का बात कर रहा है या पूर्ण रूप से, गोवा तो शुरू से ही था, लेकिन अभी हाल ही में उत्तराखंड भी पहला राज्य बना है जो यूसीसी लागू किया है। आगे चलते हैं। देश का सबसे लंबा एनिमल एलिवेटेड रोड दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर राजाजी नेशनल पार्क के बीच बनाया गया है। तो कौन एक्सप्रेसवे है जो राजाजी नेशनल पार्क के बीच से बनाया गया है, तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का नाम याद रखिएगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे राजाजी नेशनल पार्क के बीच बनाया गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, हाल ही में इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2025 के तहत बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर का सम्मान किसे दिया गया है, तो बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वह दिया गया है किसको, नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा का नाम आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। यह अवार्ड पहली बार नई दिल्ली में आयोजित करके प्रदान किया गया। एक बात को ध्यान रखिएगा कि अवार्ड पहली बार कहाँ आयोजित किया गया है, तो आपको नई दिल्ली में। और बेस्ट फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, तो यह पुरस्कार पारुल चौधरी को मिला है। तो याद रखिएगा, बेस्ट मेल एथलीट किसको दिया गया, नीरज चोपड़ा को, और बेस्ट फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर किसे दिया गया, पारुल चौधरी को दिया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, पारुल चौधरी। और मेल में आपका हो गया कौन, नीरज चोपड़ा को दिया गया, और फीमेल में किसको दिया गया, पारुल चौधरी को। चलिए आगे चलते हैं। अगर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का बात करें तो यह कुल 4 खेल दिग्गजों को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का बात करें कि कुल 4 खेल दिग्गज कौन कौन है जिनको मिला है, तो पहला याद रखिएगा कि पहला लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मिला है पीटी उषा को। किसको, पीटी उषा को। दूसरा याद रखिएगा गुरुवचन सिंह को। तीसरा याद रखिएगा अंजू बॉबी जॉर्ज को, और चौथा बहादुर सिंह को मिला है। तो पीटी उषा कौन है, तो मशहूर धाविका और वर्तमान भारतीय ओलंपिक संघ की पहला महिला अध्यक्ष है। तो याद रखिएगा, तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा, मशहूर धाविका और वर्तमान भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, पीटी उषा है। यहाँ से ध्यान रखिएगा। गुरुवचन सिंह डेकाथलन खिलाड़ी हैं, इस बात को याद रखिएगा। वहीं अंजू बॉबी जॉर्ज लंबी कूद के लिए प्रसिद्ध हैं, और बहादुर सिंह एथलेटिक्स कोच है। तो आपको पहले यही याद रखना है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको किसको मिला है, पीटी उषा, गुरुवचन सिंह, अंजू बॉबी जॉर्ज और चौथा बहादुर सिंह। यह चारों नाम आपको ध्यान रखने हैं। चलिए,
नीरज चोपड़ा को भाला फेंक ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण और 2024 पेरिस ओलंपिक में रजत पदक मिला था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक 2020 में टोक्यो ओलंपिक में। तो अगर कभी पूछा जाए फिर से स्टैटिक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि नीरज चोपड़ा जो गोल्ड मेडल जीते थे वो किस ओलंपिक में, तो 2020 के टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था और 2024 के पेरिस ओलंपिक में रजत पदक इन्होंने जीता है, सिल्वर जीता है। तो 2020 में टोक्यो वाला में गोल्ड मेडल और 2024 के पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीते थे। इतना सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ देख रहे हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने किस देश के 194 साल के जोनाथन कछुए को दुनिया का सबसे पुराना जमीनी जानवर घोषित किया गया है। याद रखिए कि यह जो 194 ईयर्स के जोनाथन कछुए को दुनिया का सबसे पुराना जमीनी जानवर घोषित किया गया है। और कहाँ पे, तो सेशेल्स, आपको याद रखना है सेशेल्स। तो सेशेल्स ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 194 साल के जोनाथन कछुए को दुनिया का सबसे पुराना जमीनी जानवर घोषित किया है। ये देखिए जोनाथन कछुआ सेशेल्स ने। अब याद रखिएगा कि यह कछुआ सेशल्स जाइंट प्रजाति का है जिसका नाम जोनाथन है। और इस कछुए का नाम क्या था? जोनाथन था। इस कछुए का नाम जोनाथन रखा गया था और 194 साल से यह जिंदा है। यह धरती का सबसे पुराना जानवर सेशल्स ने इसको घोषित किया है और इसका जन्म 1832 में हुआ था और वर्तमान में यह अटलांटिक महासागर में स्थित सेंट हेलेना द्वीप पर सुरक्षित रह रहा है। तो अभी जो जोनाथन कछुआ है इसका जन्म 1832 में, यह अटलांटिक महासागर में स्थित सेंट हेलेना द्वीप। तो अब आपको ये भी ध्यान रखना, अगर कभी पूछ दे कि सेंट हेलेना द्वीप किस महासागर में है, तो सेंट हेलेना द्वीप अटलांटिक महासागर में है। सेंट हेलेना द्वीप कहाँ है? अटलांटिक महासागर में है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो जोनाथन कछुआ यहाँ देखिए 1832 में जन्मा, 194 ईयर तक अभी जिंदा है, अभी भी जिंदा है और ये अटलांटिक महासागर के सेंट हेलेना आइलैंड, अटलांटिक महासागर के सेंट हेलेना आइलैंड में रह रहा है। चलिए, जोनाथन। सेशेल्स की राजधानी, अगर हम बात करें कि सेशेल्स जो देश है इसकी राजधानी कहाँ है, तो विक्टोरिया है। भारत और सेशेल्स के बीच आयोजित होने वाले प्रसिद्ध संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? लामीते। क्या नाम है? लामीते है। बोला है कि सेशेल्स का राजधानी विक्टोरिया। भारत और सेशेल्स के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? लामीते। क्या है? लामीते। भारत और सेशेल्स के बीच सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है लामीते। मेडागास्कर का अगर बात करें, यहाँ देखिए मेडागास्कर का बात करें, यह हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। तो अगर पूछा जाए कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, तो आपको मेडागास्कर का नाम क्या करना है? याद रखना है, मेडागास्कर। चलिए, तो मेडागास्कर इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा द्वीप है। इसको देखिए, हाल ही में किस राज्य की उस्मानिया यूनिवर्सिटी एक साथ 4 ISO सर्टिफिकेट हासिल करने वाली भारत की पहली यूनिवर्सिटी बनी है? तो बताइए कि किस राज्य की उस्मानिया यूनिवर्सिटी एक साथ 4 ISO सर्टिफिकेट हासिल करने वाली भारत की पहली यूनिवर्सिटी बनी है? तो याद रखिएगा तेलंगाना का नाम। किसका? तेलंगाना का नाम आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में और कुछ जानते हैं। देखिए, यह इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भारत में भारतीय मानक ब्यूरो BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा प्रदान किया जाता है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के 4 सर्टिफिकेट जिन क्षेत्र में मिले हैं वे एनर्जी, एनवायरनमेंट, एजुकेशन और फूड सेफ्टी के लिए दिया गया है। तो याद रखिएगा, उस्मानिया यूनिवर्सिटी एनर्जी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए और फूड सेफ्टी के लिए। तो यह ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा दिया गया है उस्मानिया यूनिवर्सिटी। और यह कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, यह तेलंगाना में है। कहाँ है? तेलंगाना। तेलंगाना के बारे में कुछ जानते हैं इंपॉर्टेंट चीज़। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर हुआ था और जिसकी राजधानी हैदराबाद है। तो तेलंगाना का स्थापना कब हुआ? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर, और इसका राजधानी कहाँ है? तेलंगाना का हैदराबाद है। तेलंगाना का राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है। वहीं अगर कुछ प्रमुख त्यौहार का बात करें तो बथुकुम्मा, जिसको फूलों का त्यौहार कहा जाता है, बोनालू, समक्का सारालम्मा, जतारा,
या मेदराम जतारा भी बोला जाता है, और सदर महोत्सव, ये सारे तेलंगाना में। तो इम्पोर्टेंट बथुकम्मा हमेशा बोला जाता है, फूलों का त्यौहार है। और बोनालू भी कहाँ का, बोनालू भी कहाँ का है, बोनालू भी तेलंगाना का ही है, तो बोनालू का नाम आपको याद रखना। चलिए, ये सारे तेलंगाना के महोत्सव हैं। अगर हम नेशनल पार्क का बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व अमराबाद टाइगर रिजर्व और मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी तेलंगाना में स्थित है। कौन कौन? अमराबाद टाइगर रिजर्व और मृगवनी नेशनल पार्क। तो अमराबाद टाइगर रिजर्व और मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों के दोनों कहाँ हैं? तेलंगाना में है, ध्यान रखिएगा, कहाँ है? तेलंगाना में। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, हुसैन सागर झील सिकंदराबाद और हैदराबाद को जोड़ने वाली यह प्रसिद्ध झील तेलंगाना में ही है। तो जो हुसैन सागर झील है, जो सिकंदराबाद और हैदराबाद को जोड़ती है, यह भी प्रसिद्ध झील कहाँ है? तो हुसैन सागर झील भी तेलंगाना में। हुसैन सागर झील तेलंगाना में है। और किन दो शहरों को जोड़ती है? तो सिकंदराबाद और हैदराबाद को जोड़ती है हुसैन सागर झील, जो कि तेलंगाना में। चलिए यहाँ देखिए, हाल ही में 19वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में किस देश को सिल्वर डॉक्यूमेंट्री को गोल्डन कोच अवार्ड प्रदान किया गया है? गोल्डन कोच अवार्ड प्रदान किया गया है, बताइएगा। पोलैंड को, फ्रांस को, जर्मनी को या इटली को? यह क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए तो याद रखिएगा, यह क्या हो जाएगा? पोलैंड का नाम आपको याद रखना है। सवाल क्या है कि 19वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में किस देश की सिल्वर डॉक्यूमेंट्री को गोल्डन कोच अवार्ड प्रदान किया गया है? तो पोलैंड के जो फिल्म है उसको गोल्डन कोच अवार्ड प्रदान किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को जानते हैं। इस महोत्सव का सर्वोच्च पुरस्कार गोल्डन कोच अवार्ड है, जो पोलैंड की डॉक्यूमेंट्री फिल्म सिल्वर को मिला है, जिसकी निर्देशक नेतालिया हैं। यहाँ से 3-4 चीज़ याद रखिएगा। यह जो मुंबई में महोत्सव हुआ है, इस महोत्सव का सर्वोच्च पुरस्कार गोल्डन कोच अवार्ड है, और गोल्डन कोच अवार्ड पोलैंड की डॉक्यूमेंट्री फिल्म सिल्वर को मिला है, जिसका डायरेक्टर कौन है? नेतालिया का नाम आपको ध्यान रखिएगा। इस फिल्म का जो कहानी है, इस फिल्म का कहानी गरीबी, कड़ी मेहनत और आत्मसम्मान के इर्द गिर्द घूमती है। पोलैंड की राजधानी कहाँ है? तो पोलैंड की राजधानी वारसा आपको याद रखना है, जो विस्तुला नदी के किनारे है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पोलैंड की करेंसी ज़्लोटी आपको ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले तो याद रखना है कि गोल्डन कोच अवार्ड एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म सिल्वर को मिला है, जो नेतालिया डायरेक्टर है। वहीं पोलैंड की राजधानी वारसाय आपको याद रखना है, जो किस नदी पे है? वारसा, विस्तुला का नाम याद रखना है। वहीं पोलैंड का करेंसी पूछे तो ज़्लोटी, पोलैंड का करेंसी क्या है? ज़्लोटी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब कुछ सीमा रेखा के बारे में जानते हैं। यहाँ देखिए, अगर इंटरनेशनल बॉर्डर लाइंस का बात करें तो जर्मनी और पोलैंड का सीमा, इन दोनों देशों के बीच की सीमा रेखा को ऑर्डर नीसे रेखा ऑर्डर नीसे लाइन या हिंडनबर्ग रेखा कहा जाता है। दो चीज़ याद रखिएगा कि जर्मनी और पोलैंड के बीच में जो सीमा है उसको ऑर्डर नीसे रेखा या हिंडनबर्ग रेखा कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हिंडनबर्ग लाइन जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, या इसी हिंडनबर्ग लाइन को ऑर्डर नीसे लाइन भी बोला जाता है। आगे चलिए, यहाँ देखिए, जर्मनी और फ्रांस की सीमा का बात करें, इसके प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मैगिनॉट रेखा कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर के जो सीमा है उसको क्या बोला जाता है? उसको मैगिनॉट लाइन बोला जाता है। तो मैगिनॉट लाइन या सिगफ्रायड लाइन या मैगिनॉट लाइन, यह दोनों आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि मैगिनॉट लाइन या सिगफ्रायड रेखा किसको कहा जाता है, तो जर्मनी और फ्रांस, या जर्मनी और फ्रांस के बीच में कौन सा सीमा है? तो मैगिनॉट रेखा। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच कितना रेड क्लिफ लाइन है ना, उसी तरीका से जर्मनी और फ्रांस के बीच मैगिनॉट रेखा या उसी को सिगफ्रायड। जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन रेखा? हिंडनबर्ग रेखा या ओडरनिस लाइन। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के प्रमुख कार्यक्रम योगा 2026 या योगांध्र क्या है? योगांध्रा 2026 क्या है? योगांध्रा 2026 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से मान्यता मिली है। तो याद रखिए क्या नाम है? योगांध्रा। क्या नाम है?
युगांद्रा याद रखिएगा, युगांद्रा 2026 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मान्यता मिली है। तो कहाँ से? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का नाम आपको याद रखना है कि किस राज्य के प्रमुख कार्यक्रम युगांद्र 2026 को वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से मान्यता मिली है। यहाँ देखिए 7 जून से 21 जून तक चले इस अभियान में रिकॉर्ड 1.05 करोड़ से अधिक योग प्रेमियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसके कारण इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह मिला। तो 1.05 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। कब से कब? 7 जून से लेकर 21 जून तक के चले इस अभियान में, इसीलिए इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह मिली। यह युगांद्र इसीलिए क्योंकि योग प्रेमियों के लिए यह था और इतने लोगों ने क्या करवाया? 1.05 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। चलिए, आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। ये आपके लिए जरूरी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू का नाम आपको ध्यान रखना है। ये आंध्र प्रदेश के सीएम है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, यहाँ देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 ये इस बार 12वें क्रम का था। इस बार जो हुआ 12वें क्रम का था, जिसका थीम स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग रखी गई थी। तो याद रखिएगा इसका थीम क्या रखा गया? जो अभी 21 जून को जो 12वें क्रम का 21 जून को जो योगा दिवस मनाया गया, यह 12वें क्रम का है। केमा क्रम का? 12वें क्रम का है। और इसका थीम क्या रखा गया? तो स्वस्थ बुढ़ापे के लिए, यानी योगा फॉर हेल्दी एजिंग रखा गया। ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। हाल ही में चर्चा में रहे नाफेक्स पोर्टल, दृष्टि इन्वेंट्री मैनेजमेंट पोर्टल और ईआरपी पोर्टल को किस संस्था ने लॉन्च किया है? क्या बोल रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे नाफेक्स पोर्टल, दृष्टि इन्वेंट्री मैनेजमेंट पोर्टल यानी ईआरपी पोर्टल को किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है नाफेड के बारे में। क्या? नाफेड के बारे में याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है नाफेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। देखते हैं इसके बारे में। देखिए इस पोर्टल्स को केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। तो कहाँ लॉन्च किया गया है? इस पोर्टल जो ईआरपी पोर्टल है, जो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जो कौन है? अमित शाह। आपको ये भी याद रखना है विदेश के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। और सहकारिता मंत्रालय भी किनके पास है? अमित शाह के पास है। तो ये दोनों याद रखिएगा, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री देश के कौन है? अमित शाह जी हैं। तो आगे अगर हम लोग बात करें इस बारे पोर्टल के उद्देश्य के बारे में, तो ये नाफिनिक्स नीलामी प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए यह नाफेक्स पोर्टल क्यों लाया गया है? नाफेक्स पोर्टल इसलिए लाया गया है कि जो भी नीलामी प्रक्रिया होगा वो पूरी तरीका से पारदर्शी होगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा। इस बात को ध्यान रखिए। दृष्टि पोर्टल को इसलिए लाया गया है कि दालों और तिलहन के सटीक इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, तो दाल हो गया या तिलहन हो गया, इसका सटीक इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो सके, इसके लिए दृष्टि पोर्टल लाया गया है। वहीं अगर हम ईआरपी पोर्टल का बात करें, ईआरपी पोर्टल एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग को मजबूत करने के लिए, क्या लाया गया है? तो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग को मजबूत करने के लिए ईआरपी पोर्टल को लाया गया है। वहीं कल्याण पोर्टल का अगर बात करें, कल्याण पोर्टल का, तो इसके तहत किसानों के बच्चों के लिए नाफेड कल्याण स्कॉलरशिप, जो किसान के बच्चे हैं उनके लिए नाफेड कल्याण स्कॉलरशिप भी शुरू की गई। इस बात को ध्यान रखिए। नाफेड के बारे में जानते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाफेड का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्या है नाफेड का फुल फॉर्म? बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नाफेड का फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, यह नाफेड का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, और इसका जो स्थापना हुआ था नाफेड का 2 अक्टूबर 1958 को महात्मा गांधी की जयंती पर कृषि उत्पादों के विपणन मार्केटिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। देखिए पहला याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, नाफेड का फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, और इसका नाफेड का स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को महात्मा गांधी की जयंती पर
कृषि उत्पादों के विपणन या उसको मार्केटिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। तो नाफेड का उद्देश्य क्या था कि जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है हम उसको मार्केट में कैसे बेचें, कैसे उसको मार्केटिंग का, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर का चीज़ मार्केट में बिके, उसका मार्केटिंग का बढ़ावा देने के उद्देश्य से नाफेड का स्थापना किया गया था कि अगर खेती होता है वहाँ जो भी प्रोडक्शन होता है उसको शहर में कितना तेज़ी से उसको बेचा जाए, उसका मार्केटिंग अच्छा हो ताकि उस माल को क्या करे, बेचा जा सके। चलिए, और नाफेड का अगर बात करें कि नाफेड का भी अध्यक्ष कौन है, तो नाफेड का अध्यक्ष जेठा भाई अहिर का नाम याद रखिएगा। जेठा भाई अहिर नाफेड के क्या हैं, चेयरमैन ऑफ नाफेड। कौन है, जेठा भाई अहिर का नाम आपको याद रखना है। चलिए, तो इस तरीका से आज का करंट अफेयर्स को हम यहीं पे रोकते हैं। कंटेंट बहुत मेहनत से तैयार किया गया है। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बीपीएससी पीटी या बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं, या बिहार दरोगा या किसी का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आपके हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिए। पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, कुछ कहना है तो कमेंट कीजिए।